नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड। उसमें हम लिखेंगे कॉम्प्लिकेशन इन रिएक्शन काइनेटिक्स, यानी अभिक्रिया बलगतिकी में जटिलताएं। और उसमें जो जटिलताएं हैं जो आपके सिलेबस में है, वो 3 तरह की जटिलताएं आपके सिलेबस में है। एक है उत्क्रमणीय या विरोधी अभिक्रियाएं या रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन। सेकंड है क्रमागत अभिक्रियाएं या जिसे कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस कहते हैं। और थर्ड है समानांतर या पार्श्व अभिक्रियाएं, जिन्हें हम पैरेलल और साइड रिएक्शन कहते हैं। अधिकांश अभी तक जो हमने अभिक्रिया की जो रेट इक्वेशन डिटरमाइन की थी, वो हमने सिंपल रिएक्शन के लिए डिटरमाइन की थी, जिसमें जो है रिएक्शन सिंपल है, प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और उससे हमने उनकी ऑर्डर डिटरमाइन की थी और रेट इक्वेशन हमने निकाली थी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अधिकांश अभिक्रियाएं जटिल होती है, अर्थात अधिकांश अभिक्रियाओं में मुख्य अभिक्रिया के अलावा अन्य दूसरी अभिक्रियाएं भी होती हैं। अतः इन अभिक्रियाओं की प्रगति कोटि निर्धारण की समीकरणों के अनुसार नहीं होती है। तो इसलिए हम इन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं अपोजिंग और रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी वेग समीकरण की हम जब इसकी व्युत्पत्ति करते हैं तो उस समय ये माना गया है कि अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में होती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा था कि ये कुछ अभिक्रियाएं जटिल होती है, यानी अधिकांश अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनते हैं वे परस्पर अभिक्रिया करके पुनः मूल अधिकारी पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, यानी वापस वही रिएक्टेंट बना देते हैं। अर्थात इन अभिक्रियाओं में जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है वो साथ साथ होती है, यानी अग्र और प्रतिप अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। और ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी कहते हैं, यानी जो दोनों डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है रिएक्शंस, उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं में जैसे जैसे उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है, वैसे वैसे उसमें बैकवर्ड रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाती है। अर्थात ये तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो इक्वल ना हो जाए, यानी अभिक्रिया की जो प्योर उसकी रेट है वो 0 ना हो जाए। ऐसी अभिक्रियाएं साइमल्टेनियस होती है, यानी जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन चलती है वैसे ही बैकवर्ड रिएक्शन चलती है। तो इस तरह की उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे अमोनियम थायोसाइनेट का हम यूरिया में परिवर्तन करते हैं, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से आप अल्फा ग्लूकोज का बीटा ग्लूकोज में परिवर्तन, ध्रुवण घूर्णन, ये भी इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन आपस साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। अब हम इस जो अपोजिंग रिएक्शन के लिए हम रेट इक्वेशन को डिटरमाइन करते हैं, तो इसलिए इनकी रेट इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन का भी ध्यान करेंगे। यानी बैकवर्ड रिएक्शन उन्हीं दिशाओं में होंगी जिनमें प्रत्यक्ष अभिक्रिया होती है, जिससे अभिक्रिया वेग के मापन में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं लेते हैं जिसमें अग्रिम और प्रतीप दोनों ही अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की है, और जिसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मैंने ये रिएक्शन लिखी हुई है, इस तरह से दर्शाते हैं। हमने इसको जनरलाइज किया है और जनरलाइज करके हमने ये लिखा है कि मान लो ए रिएक्टेंट हमने लिया जो कि प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है।
तो जब ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होता है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसे हम KF से डिनोट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जब प्रोडक्ट बनता है कुछ समय बाद वो प्रोडक्ट भी बैकवर्ड रिएक्शन करता है और पुनः वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो देखिए ये जो बैकवर्ड रिएक्शन चली, ये बी फिर से ए में कन्वर्ट हुआ, तो उसका जो रेट कांस्टेंट है उसे हमने KB से डिनोट किया हुआ है। तो इसके लिए हम रेट अलग अलग लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसके हिसाब से जो हमने रिएक्शन लिखी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज -dA/dt विच इज इक्वल टू KF इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज dB/dt इज इक्वल टू KB इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। अब इनिशियली सपोज इस A की जो कंसनट्रेशन है वो A मोल है, ठीक है, और उस समय B की कंसनट्रेशन 0 है, और टाइम t पर माना कि A की जो कंसनट्रेशन है वो B की जो x मोल बने, तो टाइम t पर A के रह गए A माइनस x मोल, ठीक है। तो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जैसा कि हमने ऊपर निकाला वो है KF इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है KB इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। तो इसलिए हम ये लिखेंगे KF इंटू A माइनस KB इंटू B। तो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू KF, A किसके इक्वल है? A माइनस एक्स, क्योंकि टाइम t पर इसकी कंसनट्रेशन रह गई A माइनस एक्स, इसलिए KF इंटू A माइनस एक्स माइनस KB इंटू एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम स्टेट में इनकी जो रेट है वो इक्वल हो जाती है, ठीक है, और इसलिए टोटल रेट ऑफ इक्विलिब्रियम में टोटल रेट जो है वो 0 के इक्वल हो जाती है। अब सपोज इक्विलिब्रियम स्टेट में जो कंसंट्रेशन ऑफ B है वो है हमारा XE मोल पर लीटर, और उस स्थिति में जो कंसंट्रेशन ऑफ A जो इक्विलिब्रियम स्टेज में रह जाएगा वो है A माइनस XC। तो हम जो इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट लिखेंगे वो है dx/dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने क्या कहा इक्विलिब्रियम स्टेज में रेट 0 हो जाएगी, और विच इज इक्वल टू KF इंटू A माइनस XC इज इक्वल टू KB इंटू XC। सो KB इज इक्वल टू KF इंटू A माइनस X अपॉन XC। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम KB की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाली, उसमें हम KB की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। ऊपर इक्वेशन नंबर 1 जो हो जाएगी वो है dx/dt इज इक्वल टू KF इंटू A माइनस एक्स माइनस KF इंटू, क्योंकि हमने यहाँ KB की वैल्यू पुट कर दी, तो KF इंटू A माइनस एक्स XE अपॉन XC इंटू X। ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका LCM लेंगे तो XC LCM आया, और यहाँ पर ऊपर रह गया KF A माइनस एक्स XC माइनस KF A माइनस एक्स X, और फिर हम इसको ओपन करके जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, आप करके देखिए, तो जो फाइनल हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो है dx/dt इज इक्वल टू KF इंटू A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ XC माइनस X डिवाइडेड बाय XC। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज करके ये इस तरह से लिख देते हैं, और ये इक्वेशन हमारी आ गई। इक्वेशन 3 को रीअरेंज करके लिखा तो ये इक्वेशन हो गई dx अपॉन XC माइनस X इज इक्वल टू A अपॉन XC KF इंटू dt। और अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो इसका रिज़ल्ट आएगा माइनस लॉग XC माइनस X इज इक्वल टू
ए अपॉन एक्स सी के एफ टी प्लस सी। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सी, और इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम ये पुट करेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। सो c की वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स ई। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, माइनस लॉग एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स सी के एफ टी माइनस लॉग एक्स सी। और इसको हमने रीअरेंज करके लिखा, लॉग एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स सी के एफ टी। और के एफ इज इक्वल टू, जब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, के एफ इज इक्वल टू एक्स ई अपॉन ए टी लॉग एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को किस तरह से लिख सकते हैं? जो हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 2 निकाली, देखिए इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने ऐसे लिखी, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन ए माइनस एक्स सी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 6 नाम दिया। और जब इक्वेशन साम्यावस्था में होती है तो उसके साम्यावस्था स्थिरांक को हम इस तरह से लिखते हैं, k इज इक्वल टू बी अपॉन ए। और b अपॉन ए, और हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू बी की क्या है साम्यावस्था में कंसंट्रेशन xc, और a की है a माइनस xc। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। और इस तरह से अब हम इक्वेशन नंबर 6 और इस इक्वेशन नंबर 7 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, k इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को फिर से देखिए, उस इक्वेशन नंबर 2 को हम रीअरेंज करके हमने इस तरह से लिख दी है, के बी इंटू एक्स सी इज इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस एक्स। और जिसको हम सॉल्व करके ओपन करके जो लिखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, के बी एक्स सी माइनस के एफ ए प्लस के एफ एक्स सी इज इक्वल टू 0, और के एफ ए माइनस के एफ एक्स सी माइनस के बी एक्स सी इज इक्वल टू 0। और के एफ ए माइनस, इसमें से हमने एक्स सी कॉमन ले लिया तो विद इन ब्रैकेट हमारे पास रहा के एफ प्लस के बी इज इक्वल टू 0, और के एफ इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी अपॉन ए एक्स सी। ये रिलेशन हमारे पास आ गया, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 9 नाम दिया। और इस इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 5 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा, के एफ प्लस के बी एक्स सी अपॉन ए, यानी हमने के एफ का मान रख दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू एक्स ई अपॉन ए टी लॉग एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स। और हम इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स सी अपॉन ए कैंसिल हो गया तो के एफ प्लस के बी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग एक्स ई अपॉन एक्स सी माइनस एक्स। और के एफ प्लस के बी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स। ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्विलिब्रियम स्टेज में, यानी जो रेट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हमारे पास आ गई। और अगर हम एक्स सी माइनस एक्स वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है जिसका की स्लोप के एफ प्लस के बी के इक्वल है। तो ये हमारा अपोजिंग और रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया।